हेलो एवरीवन, पढ़ाई मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारी मॉडर्न इंडियन पर्सनालिटीज़ की सीरीज़ में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की। हमने अभी तक बात की है बेसिकली वेस्टर्न इंडिया की पर्सनालिटीज़ की, डैट इज़ फ्रॉम द महाराष्ट्र साइड। लेकिन अब हमारा जो स्विच है वो सीधा बंगाल की तरफ होने वाला है, जो कि सबसे आगे था जबकि हम नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं। सो ये दिग्गज पर्सनैलिटी हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं और मॉडरेट लीडरशिप की बात करें तो सबसे बड़े कद के लीडर्स में से एक थे। इनकी अगर मोटी मोटी बात करें कि किस चीज़ के लिए जाने जाते थे जो बैनर्जी थे, उनको राष्ट्रगुरु का जो टाइटल है वो दिया गया था। राष्ट्रगुरु ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो राष्ट्रगुरु का जो टाइटल है उनको दिया गया था। एंड इंडियन नेशनल एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो बड़ी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके साथ इनका नाम जुड़ा हुआ था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करें तो वो इन्होंने आनंद मोहन बोस, जो कि एक और बड़े लीडर थे बंगाल के उस टाइम पे, उनके साथ मिलकर बनाई थी, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे इश्यूज़ को उठाने का काम किया था, जो कि ऑल इंडिया इश्यूज़ थे, सिर्फ बंगाल के इश्यूज़ नहीं थे। इनकी जो विजन थी वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थी, इवन और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कहीं ना कहीं ये केटर करने का काम जो है वो करते थे। ओके, इनके बचपन की अगर बात करें तो ये एक राड़ी कुलीन ब्राह्मण फैमिली से आते थे, बहुत अच्छी फैमिली से आते थे, एक बहुत ही नामवर फैमिली से आते थे। एंड इनके जो फादर थे वो भी ऑलरेडी काफ़ी एक जाने माने नाम थे उस टाइम पे। सो एक अच्छी फैमिली में इनकी परवरिश हुई अगर इनके बचपन की बात करें तो। एजुकेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम इनका एक रिकॉर्ड देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से ग्रेजुएट हुए। और जैसे हम बात करें कि जो बंगाली यहाँ पे कम्युनिटी है ऑलरेडी बहुत इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी मानी जाती है, तो यूनिवर्सिटी कैलकाटा से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए 1868 में। इनके साथ दो तीन और दिग्गज लीडर थे जैसे कि रमेश चंद्र दत्त और बिहारी लाल गुप्ता जी। आरसी दत्त की अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस दें तो ये भी एक बहुत तगड़े नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के किस तरीके से जो इंग्लैंड है वो इंडिया का वेल्थ को लूटने का काम कर रहा है उसको यहाँ पे इन्होंने भी काफ़ी एक्सप्लेन किया है, जस्ट लाइक दादा भाई नौरोजी, जिनकी बात हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। ओके, तो जो आईसीएस एग्जामिनेशन है, आईएएस तो देखो आज़ादी के बाद उसको कहीं ना कहीं नाम दे दिया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लेकिन उससे पहले इसको इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था। जो कि अगर 1800s की लाइन का अगर हम देखें, 1800s का देखें तो उसमें जो थे वो ज़्यादा इंग्लिशमैन या फिर जो यूरोपियंस थे वही उसका पार्ट होते थे। और उनके सिलेबस का अगर हम देखें तो बहुत डिफ़िकल्ट सिलेबस होता था और एज लिमिट बड़ी कम होती थी, 23 24 25 से ऊपर एज लिमिट नहीं थी। और सिलेबस आपका लैटिन ग्रीक इन जैसे काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती थी। और एग्ज़ाम भी आपको लंदन जाके देना पड़ता था। यस, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो लंदन में जाके आपको देना पड़ता था। तो अगर आपको आईसीएस क्लियर करना होता था एज एन इंडियन तो ये बहुत ही एक बड़ा टास्क था। लेकिन फिर भी जो हमारे कुछ इंडियंस थे, होनहार इंडियंस थे, वो इन चैलेंज के बावजूद भी क्लियर कर लेते थे। तो कंपेटिव एग्जामिनेशन 1869 में इन्होंने क्लियर किया बनर्जी जी ने। लेकिन उसके बाद एज को लेके कुछ यहाँ पे इशू हुआ कि आपने एज अपनी कम लिखवाई लेकिन एज आपकी ज़्यादा बनती है, तो उसके चक्कर में इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बार कर दिया गया था, इनको डिसमिस कर दिया गया था। हालांकि इन्होंने काफ़ी अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि मेरी जो एज है वो ज़्यादा नहीं है। अब देखो इनका जो जज्बा था काफ़ी तगड़े लेवल का था। इन्होंने 1871 में फिर से एग्ज़ाम क्लियर किया और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट लग गए सिलहट में। सिलहट की अगर हम बात करें तो आज ये बांग्लादेश में सिटी है, लेकिन सिंस पहले जो बंगाली स्पीकिंग एरिया से सारे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थे तो ये भी इंडिया का ही पार्ट था, बट नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को भी अटेंड किया और इंडिया भी आए। एंड लंदन में जब ये थे तो ये मिडल टेम्पल के भी स्टूडेंट बन गए। अब ये मिडल टेम्पल क्या चीज़ है? ये एक एसोसिएशन है बैरिस्टर्स की, इंग्लैंड और वेल्स की एसोसिएशन ऑफ बैरिस्टर्स। बैरिस्टर्स कौन होते हैं? लॉयर्स ही होते हैं जो कि कॉमन लॉ को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड और वेल्स की ये एक एसोसिएशन थी, जैसे कि बार एसोसिएशन इंडिया में भी होती हैं। तो वहाँ के भी कहीं ना कहीं ये मेंबर बन गए थे, वहाँ से भी ये जुड़े हुए थे और उस टाइम के हिसाब से काफ़ी बड़ी ये बात इनकी थी।
तो 1875 में फाइनली इंडिया रिटर्न करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी अच्छी इनकी कमांड थी, तो इंग्लिश इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन इंग्लिश पढ़ाने के साथ एक जो जज्बा और स्पिरिट थी जो कि नेशनलिज्म को लेके थी, वो भी काफ़ी तगड़ी थी। तो इन्होंने इसी टीचिंग प्रोफेशन और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया नेशनल कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ करने में। नेशनल कॉन्शियसनेस और नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने यूज़ किया। ठीक है, बहुत अच्छे स्पीकर थे, जस्ट लाइक सर फिरोज शाह मेहता, एलोक्वेंट स्पीकर, बहुत ही अच्छे स्पीकर थे। और इनकी जो स्पीचेस होती थी उससे लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित कहीं ना कहीं होते थे। ठीक है, और 1870s 80s की अगर हम बात करें, उस टाइम पे एटमॉस्फेयर बड़ा ही वोलाटाइल था इंडिया में, बिकॉज इंडिया में जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन वो थे जो काफ़ी रिएक्शनरी माने जाते हैं। रिएक्शनरी का मतलब कि उनकी पॉलिसीज़ बड़ी उल्टी सीधी होती थी और काफ़ी एंटी इंडिया थी। जैसे कि इन्होंने इंडियन न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया था जो कि इंडियन लोकल लैंग्वेजेस में होते थे। सिविल सर्विसेज की एज भी कम करके 21 तक कर दी थी। तो काफ़ी एंटी इंडिया मेजर्स के लिए इनको जाना जाता है। तो उस टाइम पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वगैरह इन्हीं जो ब्रिटिश के जो इनिशिएटिव्स थे इनका काफ़ी विरोध किया करते थे कि आप एंटी इंडिया यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। ओके, 1879 में इन्होंने द बंगाली न्यूज़पेपर को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय कर लिया और वहाँ पे अपने जो विचार है वो देने शुरू कर दिए। हालांकि इसको फाउंड किया था गिरीश चंद्र घोष जी ने 1862 में, और इसको 40 ईयर्स तक इन्होंने एडिट किया कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड सिंस से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गए थे ब्रिटिश को लेके, अपना ब्रिटिश पॉलिसीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया करते थे, जस्ट लाइक बाल गंगाधर तिलक। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एस.एन. बैनर्जी एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, एक मॉडरेट लीडर थे, और ओवरऑल ब्रिटिश के साथ एक अच्छी जो कनेक्शन है वो बना के रखना चाहते थे, उनसे बिल्कुल डी कपल या फिर जुदा नहीं होना चाहते थे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस जैसी बातें ये नहीं करते थे, लेकिन फिर भी जो चीज़ें जायज़ होती थी, जो चीज़ें थी जिनको क्रिटिसाइज़ करना होता था, उनको क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते थे एट द सेम टाइम। ओके, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इल्ज़ाम में इनको अरेस्ट भी किया गया था, क्योंकि ये अपने पेपर में काफ़ी कुछ सरकार के ख़िलाफ़ यहाँ पे छापते थे। प्रोटेस्ट और हड़ताल भी इनके लिए हुई, और ये भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करवाते थे, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया 1870s 80s में इंडियंस की नाराज़गी अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो गई थी। और ये पहले इंडियन जर्नलिस्ट भी बने जिनको जेल हुई थी। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रिजन्ड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी कि इन्होंने फाउंड की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, याद रखना ये कांग्रेस से पहले फर्स्ट ऑल इंडिया बॉडी थी। हालांकि ज़्यादा तो बाद में कांग्रेस ने ही एक रोल अपना प्ले किया था, उन्होंने टेकअप किया था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बॉडी थी एंड इट वाज एन ऑल इंडिया बॉडी, सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थी। तो फर्स्ट ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये जो बॉडी है वो इमर्ज की थी कहीं ना कहीं। ठीक है, और 1883 में जब इन्होंने पहला अपना सेशन किया तो उसमें काफ़ी सारे डेलीगेट्स आए अलग अलग पार्ट से जो कि इंडिया के थे। ठीक है, सेकंड सेशन हुआ, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए। ठीक है, तो यहाँ पे एस.एन. बैनर्जी की अगर हम रोल बात करें कि इंडिया को यूनाइट करने में अगर कुछ लीडर्स का यहाँ पे रोल है, तो उनमें से एस.एन. बैनर्जी का जो नाम है वो काफ़ी ऊपर आता है, क्योंकि देखो द आइडिया ऑफ इंडिया उतना कॉन्क्रीट नहीं था 1880s में। अब लेकिन सिंस इंग्लिश लैंग्वेज कई लीडर्स जानते थे, तो बॉम्बे के लीडर्स बंगाल के साथ कनेक्ट करने लगे, बंगाल के मद्रास के साथ और मद्रास के पंजाब वाले एरिया के साथ। तो धीरे धीरे करके एक ऑल इंडिया कोहेजन बनता क्या, और जैसे ही ऑल इंडिया बॉडीज़ बनती गई, एक इंडियन नेशनलिज्म का जो एक कंसेप्ट है वो भी रिवाइव होता हुआ हमें यहाँ पे दिखता है। तो पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया की अगर देखें कि नींव किसने रखी, तो उनमें इनकी एसोसिएशन का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और कांग्रेस के अगर सेशन की बात करें तो पहले सेशन में आ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रहे, 1895 और 1902। आजकल ऐसे सवाल भी बड़े आ जाते हैं एग्ज़ाम में कि कौन से लीडर ने कितनी बार प्रेसिडेंसी के लिए दावा रखा और कितनी बार प्रेसिडेंट वो बने, कोई 2 बार बना, कोई 3 बार बना, इस तरीके से। तो इस तरह के फैक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, इनका जो बहुत बड़ा रोल आता है आफ्टर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और
कांग्रेस के बाद, दैट इज़ द एंटी बंगाल पार्टीशन। एंटी बंगाल पार्टीशन, ये बंगाल का मैप आप देख ही रहे हैं। और आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा जो बंगाल का हिस्सा है वो बांग्लादेश को जा चुका है। तो उनके जो सीड्स थे वो 1905 में अंग्रेज़ों ने सो कर दिए थे। और ये एस एन बैनर्जी जैसे जो लीडर्स थे वो देख पा रहे थे कि बंगाली यूनिटी को तोड़ने की बहुत तगड़ी कोशिश की जा रही है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था बंगाल की पार्टीशन को लेकर। तो उसमें बहुत बड़े लीडर ये इमर्ज हुए और इनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हालांकि अगेन मैं ये बात रिपीट करूँगा कि ये इस मूवमेंट के लिए किसी वॉयलेंस या किसी एक्सट्रीम एक्टिविटी को भी बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। ओके, ठीक है। तो ये एक दायरे में रहकर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ों से ही ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ का विरोध जो है वो कहीं ना कहीं करते थे और करना चाहते थे। ओके, तो जब आपका स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट जो कि एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट होता है, तो 1905 के बाद इनका जो है वो करियर का पॉलिटिकल डिक्लाइन है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। 1907 में सूरत स्प्लिट भी होता है, जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की लड़ाई हो जाती है और एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्लीवेज के बाद जो कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में होती है, और अदरवाइज भी जो एस एन बैनर्जी थे वो नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज से इन्होंने कहीं ना कहीं दूरी बनानी शुरू कर दी थी। तो 1906 के बाद इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं 1910s के बाद स्पेशली जब होम रूल लीग बनी और जब गांधी जी हमारे पूरे नेशनलिस्टिक सीन पे कहीं ना कहीं मर्ज होते हैं, तो ये उनकी फ़िलॉसफी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड कहीं ना कहीं नहीं थे। ये गांधी जी के मास एक्शन और इस तरह की एक्टिविटीज़, सत्याग्रह, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे इन चीज़ों से। तो इनके गांधी जी के साथ, जैसे हमने बाकियों की भी बात की थी, काफ़ी मतभेद थे। और 1917 में जो रिफॉर्म्स प्रपोज हुए थे, डैट इज़ मॉन्टैग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो ये उनको कहीं ना कहीं मानने के लिए बाध्य हो रखे थे। ये कहते थे कि अगर अंग्रेज़ कुछ रिफॉर्म्स दे रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ज़्यादा नाना उसमें नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पे भी जो बाकी नेशनलिस्ट हैं उनसे ये जुदा होने कहीं ना कहीं लग गए थे। ठीक है, तो 1917-18 तक आते आते इनका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल ही आप लगाओ कि ख़त्म होने की कगार पे आ जाता है और ये इंडियन नेशनलिज्म से दूरी बना लेते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के खिलाफ थे, लेकिन खिलाफ नहीं थे। इनका जो ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म था वो कुछ और था। ये ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन चाहते थे और उनका सहयोग चाहते थे इंडिया की नेशनल बिल्डिंग में। हालांकि और जो लीडर्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, महात्मा गांधी थे, वो इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। ओके, तो 1919 के आसपास बिल्कुल इनका पॉलिटिकल करियर एंड हो जाता है और इन्होंने एक इंडियन लिबरल फेडरेशन भी बनाया था, इंडियन लिबरल्स फेडरेशन, जिन्होंने नेशनलिज्म से एक हद की दूरी बना ली थी और इंडियन ये जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हो रही थी इनसे भी दूरी कहीं ना कहीं बना ली थी। इनकी अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे और लिबरल आइडियाज़ की बात करते थे। बिल्कुल भी रिलीजन और ऐसी चीज़ें जिससे इंडिया में बंटवारा हो, उन चीज़ों के सख्त खिलाफ होते थे। और जब एक्सट्रीमिस्ट आए थे तो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस स्लोगन्स, एक रिलीजियोसिटी का यूज़ करते थे, वो भी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती थी। फिर भी इनका जो रोल है उनको नकारा नहीं जा सकता और अर्ली नेशनलिज्म के अगर हम आकाश में देखें तो उसमें काफ़ी चमकते सितारे एस एन बैनर्जी थे। तो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने भी मिला होगा यहाँ पे। अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।